दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने राजा बाबू की पाठशाला पे। दोस्तों आज हम चलेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, मैंने 1 से 20 नंबर क्वेश्चन तक सीटेट के ये जो प्रीवियस पेपर है इसको मैंने सॉल्व करा चुका हूँ। दोस्तों आज हम चलने वाले हैं 21 से। ठीक है, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो दोस्तों कृपया पिछला वीडियो भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं देखते हैं 21 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ विद्यार्थियों द्वारा, किसके द्वारा? विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि विश्लेषण बताइए। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण बताइए। क्या होगा आंसर? चलिए ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं की त्रुटि मतलब अपने आप में जो कमी का विशेषता को बताने बोल रहा है। अपने आप में जो कमी है उसका विशेषता को बताने, स्वयं की त्रुटि। ठीक है, क्या विद्यार्थी की समझ में और अधिक फासला पैदा करता है। दोस्तों ये गलत है। अपने आप की जो गलती है कि समझ में और अधिक फासला करता है, समझ में और अधिक फासला करता है, नहीं दोस्तों, समझ में और अधिक फासला नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं विद्यार्थियों के अधिसंज्ञात्मक कौशलों में बाधा डालता है, नहीं दोस्तों ये भी गलत है। स्वयं की त्रुटि अपने आप पर गलती जो करता है विद्यार्थी की अधिसंज्ञात्मक कौशलता में बाधा डालता है, ये भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, देखिए 3 नंबर अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक, दोस्तों ये भी नहीं है क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का हो जाता है दोस्तों, इसलिए ये सब नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं विद्यार्थियों के लिए अधिगम की स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। सही बात है दोस्तों, विद्यार्थियों की जो है अधिगम को स्मृति यानी स्मरण शक्ति को बनाए रखता है, अधिगम की स्मृति को बनाए रखने में सहायक करता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप अपने आप में कोई गलत है, ठीक है, कोई त्रुटि है तो आप क्या करते हैं, अधिगम को स्मृति में बनाए रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया हो। ठीक है, चलते हैं 22 क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहा है 22 में बोल रहा है दोस्तों, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, घोषणात्मक मतलब आपको कोई कुछ बता रहा है, वो घोषणा कर रहा है, ठीक है, ज्ञान दे रहा है। और प्रक्रियात्मक यानी कोई कार्य के लिए प्रति आपको उजागर कर रहा है या प्रोत्साहित कर रहा है। ठीक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है तो आपको बताना है। ठीक है, 1 नंबर में देखते हैं घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। घोषणा दोस्तों लगभग ठीक है, देखते इससे और अच्छा क्या ऑप्शन है। घोषणात्मक ज्ञान को विशेषणात्मक ज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों ये गलत है, घोषणात्मक ज्ञान को विशेषणात्मक ज्ञान के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है, गलत है। प्रक्रियात्मक ज्ञान, ठीक है, आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दोस्तों सबसे बेस्ट यही है, प्रक्रियात्मक ज्ञान जो है आमतौर पर कार्यविधि यानी आप किस तरह से कार्य को कर सकते हैं, आप किस तरह से कार्य को करने में सक्षम हो सकते हैं, उसी लेवल पर आपका यह प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। दोस्तों 3 नंबर ही सही होना चाहिए। तो चौथा नंबर देखते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथाकथित ज्ञान बनाता है। दोस्तों ये नहीं है, किसी चीज़ के बारे में ये तथाकथित ज्ञान नहीं बनाता है, बल्कि ये बताता है कि कार्यविधि के संबंध में कुछ बताता है ये प्रक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं 1 नंबर की घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ कैसे करनी चाहिए। दोस्तों ये भी सही है, उतना ये सही नहीं है, लेकिन सही है, ये उतना नहीं है, ये 10% 20% सही है दोस्तों, लेकिन ये जो है ना ये आपका 100% सही है। तो आपका जाकर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, चलते हैं 23 नंबर में। देखिए दोस्तों, जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा संज्ञात्मक संरचनात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में क्या होती है, समय लगता है और वे अवधि की स्मृति। दोस्तों आप लोग अगर देख पाए तो जिन विषय वस्तुओं को मौजूदा, कोई भी विषय वस्तु है, ठीक है, को मौजूदा संज्ञात्मक रचनात्मक रचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है। ठीक है, किसी की भी जानकारी के लिए उस संज्ञात्मक संरचना और विस्तार की संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में क्या होता है, कोई भी चीज़ को सीखने में लंबा समय लगता है। ठीक है, लंबा समय लगता है, लंबा समय। दोस्तों इन दोनों में लंबा, ठीक है, सीखने में क्या होता है, लंबा समय लगता है, और वे, ठीक है, कम अवधि के लिए स्मृति। दोस्तों गलत है, लंबी अवधि के लिए दोस्तों ये सही है। ठीक है,
दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। यानी लंबा, उसको सीखने में लंबा समय लगता है और लंबी अवधि के लिए वो स्मृति में बने रहते हैं, मतलब याददाश्त के लिए वो लंबे समय में बने रहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 24 आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन यहाँ, देखिए यहाँ दोस्तों क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए अभी कथन क्या, एक में क्या बोल रहा है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों प्रोत्साहित है यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। बस आप जहाँ भी देखेंगे प्रोत्साहित लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही है। चलिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोल चुका है, प्रोत्साहित जहाँ पर लिखा हुआ रहेगा वो पूरा सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आर में क्या बोल रहा है, जब छात्र समझते हैं कि उसके काम के प्रदर्शन का आत्मा मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वह इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी सही है, जैसे कि जब छात्र समझते हैं कि उसके काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए। दोस्तों वो जानते हैं कि जैसे मैं कोई भी काम करता हूँ, ठीक है, तो उसका मैं आत्म मूल्यांकन मुझे कैसे मिलेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। तो वो इस समझ का उपयोग खुद को समझने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं। दोस्तों ये भी सही है, यानी ए और आर दोनों ही सही है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है, ए की आर से व्याख्या, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 सही है, इसका मतलब 1 सही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। आप यहाँ 25 देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 25 आप देख सकते हैं, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या होता है। अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में होता है, क्या होता है, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में होता है, क्या होता है, देखते हैं। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थी को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों गलत है, उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। दोस्तों विद्यार्थी अगर कोई भी हाल में हो तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, उसका साथ देना चाहिए, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों गलत है, आपका पूर्व योजना और पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, नहीं समझो, ये गलत है, ठीक है दोस्तों। जबकि पूर्व योजना पूर्व ज्ञान का आवश्यकता है उसमें। 3 नंबर देखते हैं दोस्तों, शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना, दोस्तों बहुत बढ़िया है दोस्तों, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर से होना चाहिए। देखते हैं, शिक्षार्थी को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं, सही है दोस्तों। देखते हैं 4था नंबर, शिक्षक एक तानाशाह, दोस्तों गलत हो गया, ये के रूप में कार्य करता है, दोस्तों गलत हो गया। और शिक्षार्थी श्रोता के रूप में, दोस्तों गलत है। कोई भी शिक्षक एक तानाशाह के रूप में कार्य नहीं कर सकता है, जबकि उसे प्यार से, मोहब्बत से और प्रेम से शिक्षार्थी को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए, उसको बोलना चाहिए कि पढ़ाई ऐसे किया जाता है, ठीक है। जबकि तानाशाह होने से शिक्षक, स्टूडेंट, विद्यार्थी, शिक्षार्थी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 आप यहाँ देख सकते हैं, क्या बोल रहे हैं 26 में, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। वो बोला नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब 3 होगा, 1 नहीं होगा, ठीक है। कौन सा रणनीति बच्चों में वैचारिक समझ विकसित करते समय प्रभावी नहीं है। देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहा है, विविध संदर्भों में उदाहरण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, ठीक है दोस्तों, ये ठीक है। क्या बोलते हैं, विविध संदर्भों में उदाहरण के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करना, सही है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अवधारणा क्या नहीं है यह दिखाने के लिए गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, दोस्तों ये भी सही है। विद्यार्थियों से अपने स्वयं के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए करना, सही बात है दोस्तों, ये भी तो सही है। विद्यार्थियों से
अपने स्वयं के उदाहरण, अपना स्वयं का ही उदाहरण है प्रस्तुत करने के लिए कहा। सही बात है। चौथा नंबर देखते हैं, विद्यार्थियों से परिभाषा को ज्यो का त्यों याद करने के लिए कहना। तो गलत है। आप उसका जो परिभाषा को जो है ना, विद्यार्थी से परिभाषा को ज्यो त्यों मतलब अब जैसे तैसे याद करने के लिए नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आप जो है ना उसको जैसे तैसे याद करें, उसको बोलना पड़ेगा कि आप उसको समझ के, उसको कॉन्सेप्ट जान के आप उसको याद कीजिए, ना कि जैसे तैसे आप याद कीजिए। ठीक है। विद्यार्थी को बोलना पड़ेगा कि आप जो है ना उसको याद करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीके से उसको समझिए पहले। ठीक है। तब याद कीजिए, ना कि जय त्यों याद कीजिए। ठीक है। इसका मतलब अगर ये नहीं कह रहा है तो आपको नहीं में 4 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बोल रहा है। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित की जाती है। दोस्तों अगर आपको यहाँ कहा जाए एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कहाँ पर दोस्तों, गांव में, समाज में। एक सक्रिय माध्यमिक विद्यालय कक्षा किसके सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित की जाती है। व्यवहारवाद नहीं दोस्तों, व्यवहारवाद नहीं होगा। मनोगत्यात्मक दोस्तों ये भी नहीं होगा। सामाजिक रचनावाद, सक्रिय माध्यमिक विद्यालय। ठीक है दोस्तों, सामाजिक रचनावाद ये हो सकता है। तो ये भी नहीं होगा। मनोबला तो होगा ही नहीं। व्यवहार तो नहीं होगा दोस्तों, ये सामाजिक रचनावाद होगा। ये 100% सही है दोस्तों। 27 का ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 आप देख सकते हैं। ठीक है। क्या बोला दोस्तों आप देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। इसको क्या करना बोला, पढ़ने बोल रहा है। ठीक है। कथन क्या बोल रहा है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करती है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उसकी भावनाओं के अनुमान के लिए। तो सही लग रहा है। ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। समानुभूति मतलब समान, आप जैसा है वो भी ऐसा है। समानुभूति यह समझने की योग्यता पर निर्भर करता है कि दूसरों की भावनाएं हैं और उसकी भावनाओं के लिए अनुमान के लिए। सही बात है दोस्तों। अगर आप समानुभूति में आएंगे तो दूसरे की भावना को समझेंगे अपने प्रति। ठीक है। तो ये समानुभूति का ही परिणाम निकल के आएगा। ठीक है। ये सही है। देखते हैं। भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। गलत है दोस्तों। ये भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है। भावनाएं और संज्ञान यानी उसके बारे में आप उसके भावनाओं को समझते हैं। संज्ञान उसके ज्ञान से संबंधित प्रक्रिया को आप समझते हैं। ठीक है। तो भावनाएं और संज्ञान एक दूसरे से संबंधित है, न कि नहीं है। ये गलत हो गया दोस्तों, यानी आर गलत है। ठीक है। ऑप्शन ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 नंबर सही होगा दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। ठीक है। एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक, कौन सा माध्यमिक, एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम बना सकता है। तो माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को रणनीतिक स्वयं प्रेरित शिक्षार्थी बनने के लिए किस प्रकार सक्षम करते हैं। ठीक है। देखते हैं। छात्रों को उसके अधिक संज्ञात्मक ज्ञान और कौशल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित। दोस्तों प्रोत्साहित सब इसे होगा। आप लोग को मैं बता दिया हूँ कि जब भी प्रोत्साहित लिखा हुआ रहेगा दोस्तों तो वो सही होगा। ठीक है। प्रोत्साहित यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सही होना चाहिए। ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन प्रदान करके। पूरे किए गए प्रत्येक कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन। दोस्तों ये गलत हो गया। पूरे किए किसी करके, ये दोस्तों गलत हो गया। विभिन्न प्रकार के पुनर्बलन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट 3 नंबर। पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से लिखवा कर। दोस्तों ये भी गलत है। पाठ्यपुस्तक के दिए गए प्रश्नों के उत्तर अच्छी तरह से, दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि आप जो है ना उसको अच्छी तरह से लिखवा कर नहीं, आप उसको पहले समझाएंगे, समझाने के बाद ही आप कॉन्सेप्ट को जानाएंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट को बच्चे से पूछ के बताएंगे, सिखाएंगे। ठीक है। ना कि अच्छी तरह से लिख के स्टूडेंट लिख के चल जाएंगे, उसको क्या समझ में आएगा। ठीक है।
चौथा नंबर देखते हैं, सत्र के अंत में वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पर जोर देकर। सत्र के अंत में तो जरूरी नहीं, अब सत्र के अंत में है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण कर जोर देंगे। आप महीने में और हफ्ते में भी ले सकते हैं, ठीक है, परीक्षण कर सकते हैं, जरूरी नहीं है दोस्तों। ये भी नहीं है, ये भी नहीं हो, ये दोस्तों ये पूरा सही जो लिखा हुआ है, ये 1 नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं ना क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। आप क्वेश्चन नंबर 30 देख सकते हैं, यहाँ क्या बोल रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है, अंदर का अभिप्रेरणा का उदाहरण है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है, बाहरी, क्या बोल रहा है, बाहरी पुरस्कारों से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। बाहरी पुरस्कारों से नहीं दोस्तों, कोई जो बाहरी पुरस्कार है उससे अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। जो सही लग रहा है दोस्तों, ये व्यक्तिगत रुचि या कार्य के आनंद से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा, ठीक है दोस्तों, एकदम ठीक है, 2 नंबर। देखते हैं दूसरा, तीसरा देखते हैं, दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा से अभिप्रेरित अभिप्रेरणा। दोस्तों गलत है, आप दूसरों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, ठीक है। आप खुद उतना मेहनत कीजिए ताकि वो सफल हो जाए, ठीक है। दूसरों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, दोस्तों ये भी गलत है। दूसरों से संबंधित जितना भी रहेगा दोस्तों वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप दूसरों से संबंधित कोई भी कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। आप व्यक्तिगत रुचि या कार्य में आनंद करके आप अभिप्रेरणा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक करें।